हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एजू स्पोर्ट पर। क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया, राजी खुशी हो, कुशल मंगल, तैयारी बढ़िया चली रही है। तो पिछले सेशन में हमने जुलाई महीने का करंट अफेयर स्टार्ट किया था और जुलाई के अंदर हमने राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ लिया था। ठीक है, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में। इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो देखो, अगर हम बात कर लें मोटा मोटी एक जो स्नैपशॉट होती है वो दे देता हूँ मैं। इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है, दो तीन वैदेशिक यात्रा जो अगर हम हटा दें, दो तीन लोगों को अगर हटा दें, तो उसके बाद में कोई भी आपकी जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की कोई भी मतलब ऐसी न्यूज़ नहीं बन रही जो आपके एग्जाम में आने लायक है। परंतु सबसे पहली बात करें हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री महोदय हैं और इनके द्वारा तीन देशों की, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड, तीन देशों की यात्रा की गई है। बात करें राष्ट्रपति महोदय की, तो उन्होंने भी यूरोपियन कंट्री हैं तीन और तीनों की यात्रा की है। इसके बाद में निर्मला सीतारमण जी है, इन्होंने फ्रांस की यात्रा की है। और लास्ट में अगर हम बात करें, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने फिर दो यात्राएं इन्होंने कर ली है। तो कुल मिलाकर जो है तीन तीन छः और सात और आठ नौ, नौ या दो देशों के बारे में हमें पढ़ना है। और यही आपका अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, छोटी मोटी एक दो ही न्यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर में हमने पिछले महीने में भी ये नोटिस किया था कि भाई ये यात्राएं हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है, हमारा करंट अफेयर बढ़ रहा है। बट क्योंकि हमारे देश के प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ पर जा ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो ही रहे हैं, तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, और ये मान के चलिए यहाँ से प्रश्न आने लायक संभावना भी रहती है। इसके अलावा पिछले जब राजस्थान करंट अफेयर की हमने क्लास अपलोड की थी, तो उस समय आप में से कई ऐसे सजग साथी थे जिन्होंने बताया था कि सर एक गलती हो गई आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि जेडीए के द्वारा लगभग 5.06 करोड़ रुपए की लागत से तीन अलग अलग गेट बनाए जा रहे थे। अब वो गेट जो है वो अलग अलग थीम पर हैं। राजस्थान में कोई भी व्यक्ति अगर बाहर का आता है तो उसको बेहतर फील हो सके, अगर वो वापस अपने घर पे जा रहा है तो वो ये कह सके कि यार भाई साहब, राजस्थान की राजस्थान ही है, एक बार तो जरूर जाना चाहिए। कि हिसाब की फीलिंग वन एंट्री लेवल पर ही दे दे, वन गेट के ऊपर बढ़ता ही दे दे। तो ए की कंडीशन के अंदर किए गए हैं, तीन गेट बनाए गए हैं, तीनों की अलग अलग थीम थी। एक तो पधारो हमारे देश के टाइप से था, और एक जो है वो खम्बा गणी था, और एक लहरिया थीम पे था। तो आपको ध्यान रखना है, तीनों की अलग अलग लोकेशन थी, वो लोकेशन थोड़ी सी जो है वो इंटरचेंज हो गई, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। उसमें आपके जो A4 साइज पीडीएफ है, अब आप में से देखो कई साथियों की ये जो है वो डाउट रहता है कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। तो जिन साथियों ने कोर्स ले रखा है एप्लीकेशन पे, पेड रहता है पीडीएफ वाला पोर्शन, क्योंकि एक टीम लगती है पूरी। अगर आप मतलब एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, कल 4.5 घंटे की क्लास हुई, चलो मैं मेरी मेहनत तो हटा देता हूँ, उसके बावजूद टाइपराइटर है, कंटेंट वाला जो है, प्रूफ रीडिंग है, उसको मिलाकर लगभग 2 दिन लगे हैं, तब जाकर वो 4.5 घंटे की क्लास आपके सामने आ पाई है। तो वो जो मेहनत होती है उसका मेहनताना कुछ ना कुछ देना होता है। इसलिए नॉमिनल फीस है लगभग 18-19 महीने के, जो है वो आपको ये मान के चलिए कि करंट अफेयर मिल रहा है, ट्यूशंस भी मिल रहे हैं, रिवीजन के लिए क्लासेस भी मिल रही हैं, और सारा कुछ कंटेंट आपको करंट अफेयर के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बार बार आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो अगर आप में से कोई साथी ऐसा ही का है और वो तैयारी कर रहा है, कल को ये हो सकता है कि आरएस की तैयारी भी कर रहा हो, कल को ये हो सकता है वो ईओ की भी तैयारी कर रहा हो। ऐसी कंडीशन में उसको बार बार परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। कब तक? दिसंबर 2026 तक। ठीक है, तो पीडीएफ वगैरह वहाँ पर एप्लीकेशन में उपलब्ध रहती है, क्लासेज आपको यहाँ पर भी मिलती हैं और वहाँ पर भी मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह है, वो सारे का सारा कंटेंट एप्लीकेशन पे रहता है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। एक तो जो मैंने आपको खंबा गढ़ी वाला बताया था, वो मैंने आपको घाट की गुणी में बता दिया था, जबकि ये कहाँ पर है? दिल्ली कुंडा मोड़ पे है। ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए थे दोनों, बाकी ये तो सही है ही। तो पधारो हमारे देश वाला जो है वो ये सही हो गया है। आ गई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना पिछली क्लास में। अब हम स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में, इंटरनेशनल जो एस्पेक्ट हमारा है करंट अफेयर को लेकर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर ले जापान है। जापान की अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री बने हैं सनाए तकाइचे। इनका आपको ध्यान रखना, कार्यभार जो है वो अक्टूबर 2025 का है, मतलब 2025 में अक्टूबर महीने के अंदर इन्होंने अपना प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, जापान के प्रधानमंत्री के बतौर। ठीक है, अब जैसे ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अपने पड़ोसी देश हैं उनसे जो संपर्क है, जो रिश्ते हैं, वो प्रगाढ़ करने के लिए इन्होंने भारत की यात्रा की है। और भारत की यात्रा में इन्होंने दो तीन चीज़ों के बारे में कहा है, कुछ एग्रीमेंट हुए हैं और एक सबमिट में इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे मुख्य कारण जो इनका भारत आने का था वो था कि 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है नई दिल्ली के अंदर।
कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। अब आपको यही बताता हूँ, हालांकि आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा वापस, कि 17वां जो है, 17वां जो है वो आपका कहाँ पर होगा? जापान में होगा। तो जापान में कहाँ पर होगा? अभी जगह इसकी जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। अभी जो है इसकी जगह फिक्स नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है केवल कि 16वां तो हुआ नई दिल्ली के अंदर और 17वां कहाँ पर हुआ है? जापान के अंदर होगा, ठीक है। अब एक अभी मैंने आपको बताया था एफकेट का पेपर हुआ है, और पिछले महीने में हमने जून महीने में एक इनोवेशन स्टार्ट किया था। दो चीजें मैंने करंट के लिए स्पेशली स्टार्ट की, देखो बाकी तो करंट अफेयर सभी पढ़ा ही रहे हैं। एक तो कोई भी जो क्लास होगी अब आगे से, कुछ कुछ क्लासों में हमने पीछे अप्लाई किया, उसका बहुत शानदार फीडबैक मिला है। आप भी अपनी जो भी चीजें हैं वो हमें बताना कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके बारे में। एक तो जैसे कल 4.5 घंटे की हमने क्लास ली है राजस्थान की, ठीक है। तो उसमें क्या स्थिति बनी है कि भाई 4.5 घंटे की क्लास आपने एक बार तसल्ली से देख ली, उसके बाद में आपको बार बार वो देखने की आवश्यकता नहीं है। मान के चलो अब एसआई का एग्जाम है, और क्या एक अकेले जुलाई के 4.5 घंटे की क्लास आप देख लोगे, फिर उसका रिवीजन कैसे होगा? इसलिए हमने क्या किया है कि भाई लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं या 10 मिनट होते हैं, जितना भी टाइम होता है, उसमें पूरी क्लास को रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब आगे आपको भविष्य में क्या करना है कि वो लास्ट के जो 10 मिनट है वही देखने हैं, उससे आपकी पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से एक इनोवेशन हमने ये किया था कि भाई जहां से मैं न्यूज बनाता हूं, भाई आप सभी को पता है अपना जो भी काम चलता है वो ऑथेंटिक सोर्स पे चलता है। जैसे आपका पीआईबी हो गया, जैसे आपका डीआईपीआर है, न्यूज़पेपर है, ठीक है, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनसे फिर न्यूज लेके और फिर आपको करंट अफेयर के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से महीने के 35 एक पेज मिलते हैं आपको, 30-35 पेज। तो मैंने क्या किया कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको हम क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। अब की बार जो साइंस और टेक्नोलॉजी की क्लास होगी उसमें देखना, इसरो के बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से स्क्रीनशॉट ऐड करवाए। इस प्रकार से आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये जो स्क्रीनशॉट है ये वो पीआईबी का है, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर हम बात करें नेशनल लेवल के जो करंट अफेयर है उसकी, तो इन दोनों इनोवेशन के बारे में या फिर जो नया नवाचार हमारी तरफ से किया गया है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आपको बतानी है, ठीक है। कमेंट कर दोगे क्या? मैं देखूंगा, पर्सनली देखूंगा, आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने, मतलब भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री है, इन्होंने मिला है। इसमें इन्होंने दो तीन पहलों के बारे में बात की है, दो तीन इनोवेशन के या नवाचार के बारे में बात की है। इन देखो, जापान है ना, जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उन्होंने 2008 के अंदर, लगभग 2008-7 के अंदर एक जो है वो समिट का आयोजन हो रहा था वहां पर, और उन्होंने जो है वो ये कहा कि भाई जो हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, इनके अंदर हम शांति स्थापित करें, इसके लिए हम एक अलायंस बना लेते हैं। और इसकी इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2016 के अंदर जापान के द्वारा, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे उस टाइम पे, तो उनके द्वारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक नामक पहल बनाई थी। अब ये जो पहल है वो लगभग लगभग आप ये मानिए कि भारत की जो एक पहल है जिसका नाम क्या है, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, IPI, ये जो पहल है वो इंडिया की है, ये पहल है जापान की। इन दोनों का मकसद एक ही है, एक तो जो चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है लगातार, उस प्रभुत्व को कम किया जाए हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में, इन दोनों में शांति स्थापित की जाए। जो ये लूटपाट होती है यहाँ पर, समुद्री लुटेरे होते हैं, उनसे जो अब बचाव है, उस बचाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, मजबूत किया जाए, ठीक है। आतंकवाद से संबंधित, तस्करों से संबंधित, अवैध मत्स्य जो मतलब मछलियां पकड़ने का काम होता है, उन सभी को रोकने के लिए प्रॉपर तरीके से नियम बनाए जाए, उसको फॉलो किया जाए, और उस अलायंस में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देश को शामिल किया जाए। ये दोनों ही देशों के द्वारा अपनी अपनी तरफ से पहल चलाई गई है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। इनकी चर्चा जो है वो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा की गई है। और ये कहा गया है कि जो हमारी सागर परियोजना थी 2015 के अंदर, हमने सागर परियोजना लेकर आए हैं, और उसके बाद में वर्ष 2025 में इसी सागर परियोजना को बढ़ाकर हमने महासागर के रूप में कन्वर्ट किया। बेसिकली ये भी जो है वो समुद्र या ब्लू इकोनॉमी से संबंधित है ना। समुद्र और मत्स्य पालन हो गया, और ये सारा जो कंसेप्ट होता है वो ब्लू इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। आजकल ये नए नए जो है वो, पहले क्या होता था, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, इस प्रकार के जो है वो एक मान के चलिए कि पारंपरिक रूप से डिवाइडेशन इकोनॉमी का चल रहा था। और आजकल नए-नए थीम आने लग गए हैं, जैसे ब्लू इकोनॉमी है, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी का अभी हाल-फिलहाल के अंदर यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तीनों ही पहला आपको मैंने बता दी है। इसके अलावा ध्यान रखना दोनों देशों के बीच में एआई को लेकर, रक्षा और सुरक्षा को लेकर, आर्थिक सुरक्षा को लेकर, ऊर्जा है, प्रौद्योगिकी है, मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित, नवाचार से संबंधित चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। और भारत और जापान एआई सहयोग पहल,
जिसको हमने क्या कहा है, JAI की प्रगति की यहाँ पर क्या की गई है, समीक्षा की गई है। अब इसमें क्वेश्चन बनने लायक तो कुछ नहीं है, पर होता क्या है, जिस प्रकार से यूपीएससी अपना पैटर्न कर रही है उसी प्रकार से आरपीएससी भी कर रही है। तो आरपीएससी बदले उससे पहले देखो, ठोकर खुद को खानी आवश्यकता नहीं है, दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। और वो अनुभव कब आएगा, जब आप पेपर देखोगे, जब क्वेश्चन देखोगे कि भैया अभी लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, समझ रहे हो। जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछ लिया गया था, यूपीएससी के द्वारा सीडीएस का एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, और उस एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई एक जो है अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है न्यूजीलैंड के साथ में, अभी हाल फिलहाल में जुलाई में इसको लागू किया गया है। इसके बारे में ये पूछा कि कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके अंदर सहयोग पर सहमति बनी है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है कि जापान की जो प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आई हैं, उस दौरान कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे, कौन कौन से ऐसे सेक्टर थे जिनके ऊपर हमने बात की है, या मान लो कोई एमओयू हुआ है तो वो किस सेक्टर में हुआ है। ये चीजें आपको साथ में अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। हम भी हमारा प्रयास कर रहे हैं कि आपको भाई कंटेंट में तो आपको शामिल कर ही रहे हैं, कंटेंट के अंदर तो ये चीजें शामिल कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं उसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए। कल को अगर मान लो मैं नहीं पढ़ाऊं, या आपको नहीं पढ़ना मेरे से, हो सकता है कि भाई आपको यूं लगे कि नहीं पढ़ना इन सर से, तो आपको एटलीस्ट एक लॉजिकली एक समझ तो विकसित हो। मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर जो है वो समझ विकसित हो जाए कंटेंट को पढ़ने की, समझ रहे हो। कंटेंट तो जो अपना जो करंट अफेयर है वो तो कोई यूं तो है नहीं, अनलिमिटेड मामला है उसके अंदर तो। और जापान के अलावा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मुंबई के अंदर लाइन 11 लाइन है जो मुंबई मेट्रो की जापान के सहयोग से चल रही हैं। बेंगलोर मेट्रो का चरण चल रहा है, महाराष्ट्र में हेल्थ केयर डिलीवरी और शिक्षा प्रणाली के लिए सहयोग चल रहा है, पंजाब में सतत बागवानी को लेकर जापान सहयोग कर रहा है। तो इनके लिए भी जो है वो वापस से बात की गई कि बहुत शानदार सहयोग आपका रहा है इस टाइप से। तो ये क्योंकि पीआईबी में दे रखी थी तो आपको एक बार देख लेनी चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रमुख समझौते क्या हुए। एक तो सबसे पहली बात, 2027 के अंदर हमारे 75 वर्ष हो रहे हैं। इसके चक्कर में हमने इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड हॉरिजॉन्स, क्षितिज वर्ष के रूप में इसको मनाने के लिए हमने एग्री किया है दोनों देशों ने। इसके अलावा अन्य और भी जो संस्था है, कंट्री है, उनके साथ में भी हमने ईयर घोषित किए हैं अलग अलग, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हम जो है वो 4-5 ऐसे ईयर हैं उनको देख लेंगे। हो सकता है आपको यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। अब इसमें हम बात करें 2026 के बारे में, तो 2026 को हमने नवाचार वर्ष के रूप में घोषित किया है, भारत और फ्रांस दोनों देशों ने मिलकर। भाई होराइजन वाला तो किसके साथ किया है, जापान के साथ में। नवाचार वर्ष के रूप में हमने किसके साथ में घोषित किया है, इनोवेशन ईयर के रूप में फ्रांस के साथ में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें 2026, तो 2026 के लिए यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 3 ईयर घोषित किए गए। एक तो किया गया है जो महिला किसान है उनके लिए, ठीक है, ईयर ऑफ द वोमेन फार्मर, ईयर ऑफ द वोमेन फार्मर है, इसके लिए घोषित किया गया है। एक चारागाह जो भी है, चारागाह है और पशुपालक है, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पेस्ट्रोलेटिस्ट, है ना, ये एक ईयर घोषित किया है। इसके अलावा एसडीजी जो है, सतत विकास लक्ष्य हैं, उनके लिए स्वयं सहायकों का ईयर भी अब की बार घोषित किया है। ये चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हो। और कौन कौन से ईयर घोषित किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 2027 की बात कर लें तो हमने इटली के साथ में मिलकर ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म घोषित किया है। फिर फ्रांस के साथ में हमने 2026 में क्या किया, जो है वो इनोवेशन ईयर के लिए घोषित किया है। यूएन के मैंने आपको 2026 के बताई दिए। अब 2027 की बात करें तो इटली के साथ में हमने क्या किया है, टूरिज्म ईयर के रूप में घोषित करने का यहाँ पर घोषणा कर दी है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे 2027 में सतत और लचीले पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूएन ने 2027 को घोषित किया है, ठीक है। और 2028 आगे हम पढ़ेंगे कि रोमानिया जो है, रोमानिया के साथ में हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो कितने 80 वर्ष हो जाएंगे। कब होंगे, 2028 में होंगे। तो 2028 को हमने क्या घोषित किया है, भारत रोमानिया नवाचार वर्ष घोषित किया है। अब ये नवाचार वर्ष हमने फ्रांस के साथ में कब किया है, 2026 किया है, ठीक है। तो ये चीजें आपके समझ में आ गई हैं, आई या नहीं आई, याद होगी। एक बार फिर हम लास्ट में वापस से रिपीट कर लेंगे इसको, बढ़े आगे। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, भारत और जापान के बीच में सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस डेवलपमेंट के लिए समझौता बना है, जिसके तहत क्या किया गया, जापान जो है और भारत दोनों सहयोग के साथ में, दोनों देशों के सहयोग के साथ में 1000 प्लांट हम जो है वो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने वाले हैं कंप्रेस्ड गैस के लिए या बायोगैस के लिए, ठीक है।
इसके अलावा आपको पता ही है कि भाई एआई को लेकर यहाँ पर बात की गई है, क्रिटिकल मिनरल को लेकर बात की गई है, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर बात की गई है, औषधि क्षेत्र में हमने जो है वो अलग-अलग सेक्टर के अंदर यहाँ पर सहयोग को लेकर सहमति जताई है। ये मैंने आपको बताया कि भाई सेक्टर आपको साथ में ध्यान रखने हैं। आगे हम हर कंट्री के लिए जो भी सेक्टर है उनकी हम बात करेंगे और आपको प्रत्येक कंट्री के मोटा-मोटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन से सेक्टर के लिए हमने किस कंट्री के साथ में, किस देश के साथ में कोई एमओयू किया है, कोई अलायंस किया है, कोई बातचीत की है, वो सेक्टर आपको ध्यान में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। यूपीएससी ने इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए हैं, पूरी संभावना है कि आरपीएससी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ ले। ठीक है? और बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो हमारी तरफ से कोर्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे एक पीडीएफ के माध्यम से प्रत्येक महीने। जैसे अगर जुलाई तक है तो जुलाई तक अपलोड हो चुका है ऑलरेडी। अब अगर हम बात करें तो अगस्त है, अगस्त में आरपीएससी के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा या फिर यूपीएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम करवाया जाता है। जैसे अभी 2 दिन पे जो है वो आपके इसके कंप्यूटर अनुदेशक के सीनियर और बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर के यहाँ पर जो है वो एग्जाम लगे हैं, उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन आए होंगे। उसके अलावा सीएपीएफ का एग्जाम हुआ होगा, आरपीएससी के भी कुछ एग्जाम्स अगस्त में हुए हैं। ठीक है, एफकेट का एग्जाम हुआ है, तो वो सारे के सारे एग्जाम्स हैं, उनके करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो आपको एक पीडीएफ के माध्यम से प्रत्येक महीने अपलोड होते रहते हैं। आपको मतलब उसको प्रिंट करवाना है, प्रिंट करवा सकते हो डाउनलोड करके। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी फैसिलिटी जो है वो आपको 31 दिसंबर 2027 तक यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड विचारधारा के साथ में हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनर वगैरह के लिए, विमानन, जहाज निर्माण, बंदरगाह वगैरह के लिए, इन सेक्टर के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने 2 सेक्टर में टेक्नोलॉजी को लेकर बात की है। एक तो फिन टेक्नोलॉजी मतलब फाइनेंस से संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, और एक रेगुलेटरी से संबंधित जिसे हम रेज टेक बोलते हैं। फिनटेक फाइनोलॉजी से फाइनेंस से संबंधित है, और रेज टेक जो है ये संबंधित है रेगुलेटरी अथॉरिटी से। जैसे अगर हम बात करें कि भाई बैंकों से संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है, आरबीआई है। जैसे अगर हम बात करें शेयर मार्केट से कौन है, सेबी है। जैसे हम बात करें इंश्योरेंस की कौन है, तो आईआरडीआई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम एक जगह पर करें, टेक्नोलॉजी का कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए, उसके लिए हम रेजटेक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि भाई भारत और जापान क्या करेंगे, फाइनेंस की टेक्नोलॉजी और रेगुलेटरी से संबंधित रेजटेक जो है इनके आपस में सूचना आदान प्रदान हम करने वाले हैं। इसके लिए हमने एमओयू किया है। इसके अलावा मार्च 2024 में प्रारंभ किया गया इंडियन एआई मिशन, और जापान के एमईटीआई, मतलब कुल मिलाकर ये एआई से संबंधित ही है। तो इन दोनों के मध्य एमओयू किया गया है कि हम जो हमारी पॉलिसी है, किस प्रकार से हमें नवाचार करना है, एआई को कैसे हैंडल करना है, एआई को अगर हमें निगमित करना है, रेगुलेट करना है, तो उसके लिए नियम किस प्रकार से बनाए जाए, उनको लागू कैसे किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में दोनों संस्थाएं जो है, इंडियन एआई मिशन और जापान का एमईटीआई, इनके द्वारा बी2बी संपर्क और एआई नीतियों के वेबिनार हेतु आपस में समझौता किया गया है। तो जो है वो रिसर्च से संबंधित संस्थाएं हैं, सी कैंप और रिकेन। सी कैंप जो है वो भारत से है और रिकेन जो है वो जापान से है। इन दोनों संस्थाओं के मध्य डीप टेक्नोलॉजी से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हो गया, पर्यावरण और नवाचार, कृषि क्षेत्र आदि में सहयोग के लिए क्या बनी है, सहमति बनी है। आपसे ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, या तो यहाँ से डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो फिर स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। किस तरीके से आ सकता है कि भाई भारत की संस्था सी कैंप ने किसके साथ में मान लो कि एमईटीआई के साथ में एमओयू किया है, तो वहां पर छोटे छोटे चेंज आपको करके देगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था ना, एचपीवी वायरस जो है, एचपीवी वायरस के जो टीकाकरण के बारे में बात की थी, तो गार्डासिल और गारासिल, इस तरीके से छोटे छोटे चेंज आपको नाम में देखने को मिल रहे हैं। डे की जगह रे कर दिया और सेम नाम था। अगर वो मतलब छोटे छोटे चेंज करेगा तो फिर मतलब टफ हो जाएगा पेपर अपने आप में। इसके अलावा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा हरियाणा के सोनीपत में, सोनीपत हरियाणा के अंदर जगह पड़ती है खरखोदा। यहाँ पर क्या किया है, 800 एकड़ में मारुति सुजुकी का एक प्लांट स्थापित किया है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है, और इसमें लगभग जो है वो जापान के द्वारा 35,000 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, निवेश किया जाएगा। जिसमें से मारुति जो है वो भारत की कंपनी है, और सुजुकी जो है वो आपकी जापान की कंपनी। बेसिकली सुजुकी जो है वो 2 व्हीलर और जो 4 व्हीलर है उनमें दोनों में काम करती है, जबकि मारुति जो है वो 4 व्हीलर में काम करती है। ठीक है, तो ये जापान वाला सिस्टम पूरा समझ में आ गया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भारत जापान एक्ट एक
ईस्ट फोरम के तहत जो है वो समर्पित संस्थागत तंत्र में भाग लेने वाला जापान जो है वो पहला देश बना है भारत के साथ में। और इस साल के अंत में 2+2 मंत्री स्तरीय यहाँ पर बैठक होगी जापान के अंदर। और 17वां मैंने आपको बता दिया कि जो है वो आपका अधिवेशन जो होने वाला है, शिखर सम्मेलन होने वाला है, वो कहाँ पर होगा, जापान के अंदर होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट जो है, अब आप मोदी जी की यात्राएं स्टार्ट कर दो। मोदी जी सबसे पहले गए हैं इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 8 जुलाई तक, 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया गए हैं। उसके अलावा आपका जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, 3 देशों की यात्राएं मोदी जी ने की है, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। विशेषकर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड वाला, तो क्योंकि उसमें ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं और एक ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वो एग्रीमेंट वाला पोर्शन भी आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया में मोदी जी की दूसरी यात्रा है, और इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें तो जकार्ता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करें तो प्रोबो सुबियंतो। अब ये जो प्रोबो सुबियंतो है, ये वर्ष 2025 के अंदर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर भारत में पार्टिसिपेशन कर रहे थे, तो ये चीज भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर क्या किया गया है, 14 समझौते हुए हैं। इस पूरे दौरे के ऊपर कितने समझौते हुए हैं, 14 समझौते हुए हैं। अब इन 14 समझौतों में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो सबसे पहले बात आ गई मिनरल्स को लेकर। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी की संबंधित हो गया है। एजुकेशन है, चुनावी प्रक्रिया को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, दूरसंचार है, कृषि है, समुद्री सुरक्षा है, चिकित्सा उत्पाद हैं। इस प्रकार के जो सेक्टर हैं, इन सेक्टर को मिलाकर अलग अलग 14 समझौते यहाँ पर किए गए। आपको सभी ध्यान रखने हैं, नहीं रखने, क्योंकि पीआईबी के अंदर अलग से दे रखा है, बोल्ड करके दे रखा है 14 समझौते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या कहा गया है कि भाई मोदी जी ने क्या किया है, जकार्ता के अंदर संसद को संबोधित किया है इंडोनेशिया के अंदर, और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके अलावा इनको जो है एक सम्मान से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहो तो 3 स्टार लगा दे अपन। 3 स्टार लगा दिए, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको 35वां, आपके नोट्स में A4 साइज वाले जो नोट्स हैं, आपको पीडीएफ मिली है, उसमें हो सकता है आपको 34वां दिखेगा यहाँ पर, उसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 35वां होगा। क्योंकि जो 34वां पुरस्कार है वो सेशल्स के द्वारा दिया गया था, और 35वां जो है वो हम पढ़ रहे हैं इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया है। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है, नाम क्या है, बितांग आदिपूर्ण। बितांग आदिपूर्ण इस पुरस्कार का नाम है, इंडोनेशिया के द्वारा दिया गया है। आगे बात समझ में, चले आगे। आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2014 के अंदर, वर्ष 2014 के अंदर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद में वर्ष 2026 तक, वर्तमान तक, मतलब ये मानिए जुलाई तक, जुलाई 2026 तक मोदी जी को कितने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना है 35 पुरस्कार जो है वो मिल चुके हैं। बात करें 2026 की, तो सबसे पहले इजराइल ने इनको दिया था, इजराइल के बाद में स्वीडन है, फिर नॉर्वे है, फिर स्लोवाकिया है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है सेशल्स ने अभी हाल फिलहाल में दिया है, और 35वें कौन से हैं, इंडोनेशिया का है। नाम क्या है, तो आदिपूर्ण से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बितांग आदिपूर्ण। आगे बात समझ में। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखोगे, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि बेंगलोर, आईआईएम बेंगलोर जो है, आईआईएम बेंगलोर, इस संस्था के द्वारा इंडोनेशिया के सिंघासरी विशेष जो स्पेशल इकोनॉमी जोन है, वहां पर अपना क्या किया जाएगा, कैंपस स्थापित किया जाएगा, मतलब ब्रांच स्थापित की जाएगी। जिस प्रकार से अपने बिट्स पिलानी है, इसकी एक ब्रांच गोवा के अंदर भी है, इसकी एक ब्रांच दुबई के अंदर भी है, उसी प्रकार से जो आईआईएम बेंगलोर है, इसकी एक ब्रांच जो है वो सिंघासरी सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन में स्थापित की जाएगी। ठीक है, एक वहां पर मंदिर है, यूनेस्को विश्व धरोहर परमानंद मंदिर, यहाँ पर दोनों देशों के द्वारा यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा, उसको और अधिक अच्छे तरीके से डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अपना एक ओएनडीसी पोर्टल चलता है। ओएनडीसी जो है वो एक नेटवर्किंग मान एक तरीके से नेटवर्क है, जो जैसे जिस प्रकार यूपीआई का पेमेंट व्यवस्था बनती है, उसी प्रकार से। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि सरकार के द्वारा एक नेटवर्क डेवलप किया गया है, जिसके तहत जो भी सेल्स पर्सन है, मतलब आप ये मानिए कि फोन पे में अगर आप ओएनडीसी सर्च करते हो, तो आपको पता चलेगा कि भाई जियो
अगर आपको जियो से रिचार्ज कराना है तो आपको किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये नेटवर्क जो है वो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करता है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है और सर्विस परचेज़र है या सर्विस जिसको चाहिए होती है, उन दोनों के बीच में बिना किसी चार्ज के इंडिपेंडेंट माध्यम से ओएनडीसी के माध्यम से जो है वो आप एक जो भी आपको परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सकते हो। आ गई बात समझ में? अब ये प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा कहाँ? तो अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया है, तो जैसे आप फ़ोन पे में जाओगे तो सर्च वाला जो ऑप्शन आता है उसमें ओएनडीसी सर्च करना है। तो जो भी सुविधाएँ ओएनडीसी नेटवर्क पर है वो डायरेक्ट आपको वहाँ पर द दिखा देगा। उसके लिए फिर आपको जो है वो किसी अन्य थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। ठीक है? आ गई बात समझ में? तो ओएनडीसी अपना भारत का एक नेटवर्क सिस्टम है। उसी के तर्ज पर, उसी के रेफरेंस के साथ में इंडोनेशिया के अंदर आईओएन, इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क जो है हम यहाँ पर डेवलप करवाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। ठीक है? ओएनडीसी का मैंने बता ही दिया कि ये भारत सरकार का उपक्रम है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। ठीक है? इसमें मैंने क्या कहा कि ये कोई सिंगल ऐप नहीं है, इसके लिए एक यूपीआई की तरह क्या है, एक प्लेटफ़ॉर्म है। ठीक है? इसमें क्या होगा फ़ायदा? बिचौलिए के नहीं होने के कारण दुकानदारों को भारी भरकम जो कमीशन वगैरह है वो सेल्स के लिए देना नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा है, दुकानदारों को भी फ़ायदा है और इसमें ग्राहक का भी फ़ायदा है। ओएनडीसी जो है वो आपका क्वेश्चन ई-कॉमर्स के अंदर पूछा जा सकता है। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका नवंबर महीने के अंदर जो आपका एसआई टेलीकॉम वाला पेपर हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। मगर फिर भी वापस से क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि ई कॉमर्स वाला जो पोर्शन है उसमें आप ये मानिए कि जो चीजें हैं वो पूछने लायक कम है। ठीक है? कुछ गिनी चुनी चीजें हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और आपको क्या ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के साथ में हमने ब्रह्मोस मिसाइल वायु से वायु, एयर टू एयर मिसाइल के लिए हमने जो है वो एमओयू किया है। और 1927 के अंदर 1927 में रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो गए थे बाली, इंडोनेशिया घूमने के लिए। और उस यात्रा को अब हो गए हैं 100 वर्ष पूर्ण। तो इस अवसर पर टैगोर देवनतारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति वर्ष के रूप में हम यहाँ पर इसको मनाने वाले हैं। ठीक है? तो जापान के साथ में हमने ईयर ऑफ होराइजन देखा था। इसके अलावा हम जो है वो आप ये मानिए इंडोनेशिया के साथ में हम क्या करने वाले हैं, टैगोर देवनतारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति वर्ष मनाने वाले हैं। ठीक है? चलें आगे। फिर आपको ध्यान रखना है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पीटी कर्नाकाट्टू स्टील है, ये कौन सी है जो इंडोनेशिया के अंदर जो है, इन दोनों के मध्य संयुक्त उद्यम स्थापना को लेकर एमओयू किया गया है। ये कंपनियां ध्यान रखना भैया आप। ठीक है? तो दूसरी इंडोनेशिया यात्रा हमने देख ली है। अब मोदी जी की तीसरी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री का नाम एंथनी अल्बनीज़ है और राजधानी कहाँ पर है? कैनबरा है। अगर प्रमुख सेक्टर की बात करें, कौन-कौन से सेक्टर की बात हुई है, तो एक तो जो है यहाँ पर ध्यान रखना, थर्ड एनुअल लीडर समिट का आयोजन हुआ है मेलबर्न के अंदर। इसके अलावा हमने बात की है ट्रेड और डिफेंस के बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बारे में और इसके अलावा बात की है हमने स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है? और एक कल्चरल इवेंट हुआ है कहाँ पर? डॉकलैंड स्टेडियम के अंदर। आ गई बात समझ में? चलें? तो इसमें मैंने बताया तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन जुलाई के अंदर मेलबोर्न के अंदर हुआ था और मेलबोर्न में जो है वो ऑस्ट्रेलिया भारत सीईओ फोरम इकोनॉमिक रोड मैप बिजनेस का आयोजन भी यहाँ पर किया गया और इसमें दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने संयुक्त रूप से इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है? और नीफ नीफ जो है वो बेसिकली जो है एक फंड बनाया गया है, भारत सरकार द्वारा फंड बनाया गया है, जिसमें 49% जो हिस्सेदारी है वो तो रहती है भारत सरकार की और 51% हिस्सेदारी रहती है फॉरेन की, मतलब विदेशी जो भी आपके पार्टनर होते हैं। बेसिकली इस फंड को किस लिए बनाया गया है कि भैया हम एक फंड बना के देते हैं, अगर कोई विदेशों से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो आप डायरेक्ट इस फंड में रुपए डाल दो और फिर आप जो है यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इस कंसेप्ट के साथ में नीफ फंड की स्थापना की गई। ठीक है? तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि हम क्या करेंगे, 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यहाँ पर निवेश करने वाले हैं। ठीक है? इसके अलावा क्या है, ये भारतीय समुदाय को मोदी जी ने संबोधित कर ही दिया है। कहाँ पर किया है? मार्वल स्टेडियम मेलबर्न के अंदर। ठीक है? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है 18 अलग अलग समझौते हुए हैं। कौन से सेक्टर पे? अंतरिक्ष के लिए प्रौद्योगिकी, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, साइबर प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक विरासत, वापसी, सौर ऊर्जा आदि के बारे में। ठीक है? ये सेक्टर ध्यान रखने हैं, जितने नाम आपको दे रखे हैं उतने ही देख रखने हैं। ये जो पैराग्राफ है ना, ये डायरेक्ट पीआईबी से उठाया गया है।
ठीक है, तो आपको ऐसा का ऐसा देखना है। 14 उनके साथ में हमने किए थे इंडोनेशिया में, और 18 हमने किसके साथ में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में किए हैं। सेक्टर कौन से हैं, तो मोटा मोटी ये सेक्टर आपको ध्यान रख लेना भाई। कल को हो सकता है अगर टफ पेपर आए तो आपको मेंटली तो प्रिपेयर रहना होगा ना। तो ये सेक्टर भाई रटने नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब जो मेन मेन सेक्टर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 2009 के अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ में एक समझौता किया था कि भैया हम रक्षा और सुरक्षा के लिए हम दोनों देश जो है वो आपस में मिलकर काम करेंगे। उसी एग्रीमेंट को, उसी ट्रीटी को हमने वापस से क्या कर दिया है, रिन्यूअल कर दिया है, नवीनीकरण कर दिया है। ठीक है, और 2028 और 29 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, 2028-29 के लिए, मतलब 2028-29 का जो वर्ष है उसके लिए किसी एक इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति यहाँ पर हम करने वाले हैं। भारतीय सैन्य प्रशिक्षक प्रशिक्षक की नियुक्ति हम यहाँ पर करने वाले हैं। नेक्स्ट एक सेक्टर है हमारा परमाणु ऊर्जा और खनन सहयोग। इसके बारे में हमने राजस्थान वाले सेक्शन में भी पढ़ा था। अगर मैंने आपको बताया था कि जो आपका बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का जो परमाणु संयंत्र है, मैंने आपको बताया था कि भाई 700 की कितनी यूनिट, चार चार यूनिट लगी हुई है, लगभग 2800 मेगावाट का मैंने बताया था, माही डैम के पास में है। वहां पर मैंने आपको ये नहीं बताया था कि भाई यूरेनियम की सप्लाई को लेकर एग्रीमेंट हो गया है फाइनली, वो यही एग्रीमेंट है। तो 2014 के अंदर हमने नागरिक परमाणु समझौता का कार्यान्वयन के लिए बात की थी। अब उसमें जो फाइनल चीजें हैं वो निकल के आई हैं। ठीक है, इसके अलावा भुवनेश्वर में हम क्या करने वाले हैं, भुवनेश्वर में खनन उपकरण प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए उत्कृष्टता के अंदर एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से एक तो कौन सी है, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी है, और एक दूसरी कौन सी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। फ्लिंडर यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो भारत में अलग अलग स्थान पे। फ्लिंडर की बात करें तो ये तो कहाँ पर, बेंगलोर के अंदर अपना जो ब्रांच है वो, या फिर मान के चलिए कि ऑफिस जो है वो खोलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, तो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो गुरुग्राम के अंदर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो गुरुग्राम के अंदर क्या करने वाली है, अपना ऑफिस यहाँ पर खोलने वाली है, ब्रांच यहाँ पर खोलने वाली है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत के रूप में। तो ध्यान रखना कि भैया अपना तमिलनाडु के अंदर चोल साम्राज्य जो था, उस वहां की 3 मूर्तियां चुरा के और फिर कहां पर पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहुंच गई। क्योंकि इन जो मूर्तियां हैं इनकी कीमत जो है वो करोड़ों के अंदर होती है। ऐसी कंडीशन में इनकी होती है तस्करी। ठीक है, अब इस तस्करी को क्या किया गया है, मतलब ट्रैकिंग करके 3 मूर्तियां अपनी मिली हैं, जिसमें से एक तो नंदी महाराज की है, एक आपकी किसकी है, भद्रकाली की है, और एक सदानंद की है। इन तीनों मूर्तियों को क्या कर रहे हैं, आप वापस से रिटर्न करके और फिर भारत के अंदर लेके आ रहे हैं। ठीक है, खेल सहयोग की बात करें तो खेल वाला सेक्टर थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, मेलबर्न के अंदर हम क्या करेंगे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कोलैबोरेशन रोड मैप है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा मुंबई के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया वित्त पोषित खेल उद्योग शिखर सम्मेलन का आयोजित होगा। आयोजन तो कहाँ पर होने वाला है, आयोजन जो है वो मुंबई के अंदर होगा, परंतु वित्त पोषित किसका रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का। मतलब ऑस्ट्रेलिया के खर्चे से हम क्या करने वाले हैं, खेल उद्योग शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाले हैं। कहाँ पर करेंगे, तो मुंबई के अंदर। ठीक है, अब भारत के पास में देखो खेल से संबंधित कौन कौन सी चीज, एक तो क्रिकेट है मेन, तो दूसरा अगर अगर हम थोड़ा थोड़ा अगर हम माने, अब माने, तो फिर है योगा। तो देखो हमने क्या कहा कि हम आपको योगा वाला पोर्शन दे देंगे, हम आपको कबड्डी दे देंगे, हम आपको खो खो दे देंगे। ठीक है, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, या फिर कौन-सा चीज़ें हैं जो हमारे से साझा की जाएँगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? तो यहाँ पर कहा कि भैया हम जो है पीबीएल, पीबीएल मतलब है बिग बैश लीग। जिस प्रकार से अपनी आईपीएल चलती है, उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या चलता है, बिग आपकी जो बेस लीग है ये चलती है। अब इसका मैच जो है वो पहली बार कहाँ पर होगा, चेन्नई के अंदर होगा। कब होगा? तो दिसंबर 2026 में होगा। दिसंबर 2026 में वहाँ की जो प्रीमियर लीग है, जिस प्रकार अपना आईपीएल है, उसी प्रकार से वहाँ पर जो क्रिकेट की प्रीमियर लीग है, जिसे हम बोलते हैं बिग बैश लीग, इस लीग का जो मैच है, उसका आयोजन दिसंबर महीने में चेन्नई के अंदर किया जाएगा। ठीक है? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब आपको ध्यान रखना है 2030 का अहमदाबाद के अंदर क्या किया जा रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स की जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन किसके द्वारा पूछा गया है? आरपीएससी के द्वारा। ठीक है?
तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2030 में हो रहे हैं और ओलंपिक खेल 2032 के जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहे हैं, दोनों देशों ने ये कहा है कि भई 2030 में आप हमारा सहयोग करो, स्टेडियम स्टेडियम ढंग से बना दें, थोड़ी व्यवस्था हो जाए, खिलाड़ियों के रहने के लिए चीज़ें उपलब्ध हो जाएँ और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम जो है वो र आपके जो ब्रिस्बेन के ओलंपिक है, उसके अंदर 2032 में हम आपकी सहायता कर देंगे। भई जैसे अपने गाँव में नहीं होता क्या कि एक बार तो यार निनाण आ रहे हो हमारे, तो निनाण तू कटवा दे। या फिर जो है लावणी करवा दे थोड़ा दिन, फिर मेथाला खेत में करवा देना। उन प्रकार में ही ये काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भई कॉमनवेल्थ गेम 2030 है, उसमें भारत की आप सहायता कर दो और 2032 में ब्रिस्बेन का जो आपका ओलंपिक होगा, उसमें हम आपकी कर देंगे। तो कॉमनवेल्थ और ब्रिस्बेन को आपस में दोनों मिलाकर बात करने वाले हैं। इसके अलावा हमने कहा कि हम कोच जो है, भारत के कोच और ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, इन दोनों के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंबाइंड रूप से हम क्या करेंगे, हाई परफॉर्मेंस कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम हम स्पोर्ट्स के अंदर लाने वाले हैं, ठीक है? बाकी महिलाओं से संबंधित जो गेम है, उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर बढ़ावा देने का काम करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रमुख जो क्षेत्र थे उसके बारे में हमने बात कर ही ली, एग्रीमेंटों की संख्या हमने बात कर ली, कुछ कुल कितने-कितने समझौते हुए हैं उनके बारे में बात कर ली। अब मोदी जी की जो तीसरी यात्रा है जो कि महत्वपूर्ण है, वो है न्यूज़ीलैंड की यात्रा। न्यूज़ीलैंड की जो यात्रा है वो 10 से 11 जुलाई मतलब अंतिम पड़ाव पर यहाँ पर थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन जो है वो न्यूज़ीलैंड की यहाँ पर क्या है, राजधानी है। प्रमुख समझौतों की बात करें तो सबसे पहले बात कर लो कि भैया यहाँ पर जो मोदी जी गए थे ना, तो मोदी जी जब गए तो वहाँ पर एक रीति-रिवाज मान लो या जैसे अपने नहीं होता क्या? अपने सबसे पहले अगर कोई घर पे आ रहा है, आजकल तो खैर ट्रेंड चेंज हो गया, शहरीकरण हो गया, पर जनरली क्या होता था कि भई घर पे जब आते हैं तो बढ़िया वाला शक्कर, चूरमा और ये डालते हैं, दाल-बाटी बना देते हैं, चाशनी का चावल बना दी, ई टाइप को सीन है। स्वागत ही इस टाइप को तो करें आपा। अगर मान लो किसी प्रोग्राम में स्वागत करना है तो अपन जोधपुरी साफा पहनाते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से न्यूज़ीलैंड के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो उनका माओरी कौन-सी? माओरी रीति-रिवाज से और एक नृत्य होता है हाका नृत्य। मेरे कहने से है ना, आप एक काम करना जब मैं आपको कहता हूँ ना कि इंटरनेट पे सर्च करके देखना जैसे ओएनडीसी वाला है, वो आप उसमें फ़ोन पे में डाल के देखना। फ़ोन पे का जो आपका सर्चिंग वाला पो ऑप्शन होता है, उसमें जब आप सर्च करोगे तो आप देखना एक बार, ठीक है? उसी प्रकार से मैं आपको कहता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाना और यूट्यूब पर जाकर आप देखना कि हाका नृत्य या फिर देखना कि माओरी रीति-रिवाज के माध्यम से कौन-कौन से नृत्य होते हैं। उसमें आपको पता चलेगा मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे लगता है कि वो नाच कम रहे हैं और युद्ध ज़्यादा कर रहे हैं। और उस माओरी या हाका नृत्य के माध्यम से ही मोदी जी का यहाँ पर क्या किया गया है, स्वागत किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि स्टेटमेंट फॉर्म में दे दे। इस प्रकार से पूछ सकता है कि भैया डायरेक्ट ये पूछ ले कि माओरी जो आपकी है वो कहाँ से संबंधित है जनजाति है। ठीक है? तो ये देखो, ये लगभग-लगभग जो है वो मतलब आप ये मानिए कि कपड़े वगैरह कम ही पहनते हैं इसके अंदर। ठीक है? तो ये चीज़ है, ये मोदी जी आपके सामने खड़े ही हैं और बहुत शानदार तरीके का है, आपको देखना चाहिए मतलब, अलग-सी ही फीलिंग आएगी, आपको यूँ लगेगा कि भई मतलब युद्ध वाला सा माहौल चल रहा है ना? नृत्य है उनका वहाँ पर, जनजातीय नृत्य। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भई समझौतों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो है 10 समझौते हैं, तो इंडोनेशिया के साथ में 14 थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ में 18 थे और न्यूज़ीलैंड के साथ में अगर हम बात करें तो कितने समझौते हैं? 10 समझौते, ठीक है? फिर 2030 तक हमने कहा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो कितना करते हैं डबल, तो लगभग जो है वो 3500 करोड़ रुपए 35,000 करोड़ कर देंगे या फिर अगर वहाँ की करेंसी में बात करें तो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहेगा। हमने ये कहा कि हम व्यापारिक चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए, साझेदारी को और बढ़ावा देने के लिए 2030 तक हम क्या करेंगे, साझेदारी के लिए एक रोड मैप जारी करेंगे। एक मतलब छोटा-छोटा ड्राफ्ट सा जारी कर देंगे। परंतु साथ में हमने कहा कि ना तो भारत के लिए, ना ही न्यूज़ीलैंड के लिए बाध्यकारी होगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें इस एग्रीमेंट में लिखी है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप हमसे ये उम्मीद कर लो कि हम कर देंगे या हम आपसे ये उम्मीद कर लें कि आप हमारी चीज़ें करोगे। बस ये है कि आपसी सहमति से चीज़ें चल जाएँ। भई एक दोस्ती होती है। दोस्ती में ऐसा थोड़ी है कि मैं करूँगा तो तू भी कर। ये तो एक आपसी समझ की बात होती है कि यार उसने किया तो मेरे को भी करना चाहिए, ठीक है? बस इतना ही चीज़ें इसमें दे रखी हैं। बाकी इसमें कहा गया भी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, ये 2023 के अंदर जब G20 समिट हुआ था, तब मोदी जी ने ये कांसेप्ट दिया था। कौन-सा कांसेप्ट है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। इसमें ये कहा कि भई जितने भी देश इस अलायंस में शामिल होंगे, वहाँ हम ये एक बात करेंगे कि बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट इस पूरी स्लाइड में ये है
वहां पर अपना जैसे मान के चलो कि राष्ट्रीय मतलब एक फल कौन सा है, तो आम। उसी प्रकार से वहां का जो फल है वो कौन सा है, कीवी है। आजकल तो यहाँ पर भी कीवी होने लग गए हैं, बहुत महंगे होते हैं। भाव वगैरह जो टाइफाइड वगैरह होता है उसमें कीवी खाने के लिए कहते भी हैं। तो कीवी से संबंधित एक्सीलेंस सेंटर मान लो, सेंटर जो है वो स्थापना कहाँ पर की जाएगी, एक तो नागालैंड के अंदर, नागालैंड और उत्तराखंड के अंदर कीवी उत्पादन से संबंधित दो उत्कृष्टता के अंदर है, दो एक्सीलेंस सेंटर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा हिंद प्रशांत महासागर में समुद्री सहयोग को लेकर यहाँ पर बात की गई। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कीवी से संबंधित कहाँ पर दो एक्सीलेंस सेंटर हैं, तो नागालैंड के अंदर है और उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पर है, नागालैंड और उत्तराखंड। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट और करने के लिए 2030 तक की टारगेट रखा गया है, तो 35,000 करोड़। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया है कि भाई समुद्री से संबंधित जो है ये यहाँ पर किए गए हैं। गोवा में क्या किया गया है, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र, और इसके अलावा न्यूजीलैंड का कैंटबरी विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में आर्कटिक अनुसंधान को लेकर बात की गई है। तो ये पूरा सीन जो है वो सैन्य से जो आपका जो है वो मत्स्य से संबंधित है या समुद्री जो चीजें हैं उनसे संबंधित है। ठीक है। संयुक्त आतंकवाद को लेकर यहाँ पर बात की गई है, पशुपालन डेयरी को लेकर बात की गई है। ठीक है। और कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान और न्यूजीलैंड के मेसी विश्वविद्यालय के बीच में यहाँ पर जो है वो शैक्षणिक गतिविधियों के सहयोग के लेकर एमओयू किया गया है। तो ये वन लाइनर है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने क्या किया है, न्यूजीलैंड के साथ में व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता, जिसको हम बोलते हैं सीईटीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसके लिए हमने जो है वो यहाँ पर आप ये मानो जो है वो जुलाई 2025 में हमने हस्ताक्षर किए थे और 26 में इसको क्या कर दिया गया है, लागू कर दिया गया। बेसिकली इसमें कहा है कि भाई 99% निर्यात शुल्क जो है वो अब जीरो कर दिया जाएगा, जिसमें 4 से 16% तक का पहले लग रहा था। ठीक है। इसमें क्या कुछ पूछा जा सकता है आपसे, तो एक तो ये सबसे पहले ध्यान रखना, ये जितना भी एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं उस एग्रीमेंट में कुछ अपवाद है। भारत ने ये कहा कि भाई भारत में हम जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें हम हिस्सेदारी नहीं दे रहे आपको। कृषि से संबंधित जो चीजें हैं उनमें हमने बाउंडेशन रखी है, बाजरे से संबंधित है, सेब से संबंधित है, खाद्य तेल है, सोने पर जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, छूट नहीं दी गई है। ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत ने क्या किया है कि न्यूजीलैंड से आने वाली 89.5% जो टेरिफ लाइन है उनको रियायत दी है। मतलब अगर न्यूजीलैंड से कोई सामान आ रहा है, न्यूजीलैंड से न्यूजीलैंड से मान लो 100 आइटम आ रहे हैं, तो उसमें से 89.2 सामान जो है वो भारत में आसानी से आ सकते हैं, निःशुल्क आ सकते हैं, इस तरीके से मान के चलो। इन पे टैक्स जो है हमने कम कर दिया है। ठीक है। और ये कितना है, यूके का 91% है। आगे बात समझ में, चीजें समझ में आ रही है क्या? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड के साथ में हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और किया था, एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है अप्रैल के अंदर। इसमें खैर अप्रैल में हम डिस्कस कर ही चुके हैं, पर आपको ध्यान रखना है अप्रैल वाली किताब देख लेना, इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं वो सेक्टर ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई सेक्टर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्टरों की अगर हम बात करें तो देखो, एग्रीकल्चर है, मरीन है, टेक्सटाइल क्लॉथ है, ये पीआईबी में दे रखा है डायरेक्ट। इंजीनियरिंग है, लेदर है, फुटवियर है, स्पोर्ट्स वियर है। इसमें कुछ देखो समझाने वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्ट नाम ये जो है वो रटने पड़ेंगे। आगे बात समझ में, ये सारी चीजें जो है अप्रैल में दे रखी है, वापस से चीजें डिस्कस करने का मतलब नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है डीसीसी। डीसीसी है सामाजिक सुरक्षा समझौता। ये न्यूजीलैंड के साथ में किया है। एक लाइन में आपको ध्यान रख लेना, जिस प्रकार से हमारा कुछ रुपया कट के पीपीएफ फंड में जाता है, उसी प्रकार से अगर कोई भारत का व्यक्ति जैसे मैं हूं और मैं जाकर न्यूजीलैंड में जॉब करना चाहता हूं, तो दोनों तरफ से जो नियोक्ता है, मतलब जो मेरे को नौकरी वहां पर न्यूजीलैंड में दे रहा है उसको और मेरे को, दोनों को मिलाकर 5 वर्ष तक क्या करना होता था, 23% अपनी जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पर देनी पड़ती थी। मतलब अगर मेरे को यहाँ पर 100 रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें से आपको ध्यान रखना है 23% हमें किस फंड में देना होता था, इस फंड में देना होता था। कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। और इसका मेरे को कोई बेनिफिट भी नहीं था। वो एक तरीके से एक मान लो कि टैक्स मान लो या फीस मान लो, उस तरीके से वसूली की जा रही है। इसको अब कम किया गया है, और इस कम करने से लगभग 75,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर डायरेक्ट रूप से फायदा होने वाला है। ठीक है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की जो चीजें हैं वो सारी की सारी कवर हो गई हैं। 3 देश थे, इंडोनेशिया थे, ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था। तीनों की तीनों आपको ध्यान में रख। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 3 देशों की।
पहली है मालदोवा या मालडोवा हो सकता है, दोनों ही है ये। ठीक है, जिस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है, उत्तरी मैसेडोनिया है और एक फिर आपका हो गया रोमानिया। इन 3 देशों की यात्रा की गई थी और तीनों में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति कौन है। तो मालदोवा के हैं माया सेंडू। क्या कुछ किया गया है, तो चिसिनाउ के अंदर भारत मालदीव बिजनेस फोरम के अंदर यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबोधित किया गया है। और इसके अलावा हमारी तरफ से एक पहल चलाई गई है, ITEC, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन। इनमें क्या है कि एआई से संबंधित चीज़ें हैं, एप्लीकेशन जो आपकी साइंस से संबंधित चीज़ें हैं, या फिर आप ये मानिए कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो चीज़ें हैं, मतलब लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं, उनका हम अपने से नीचे जो देश हैं, उनको हम प्रशिक्षण वगैरह देने का काम करते हैं। अब क्या हुआ, मालदोवा और फिर आपका जो मैसेडोनिया है, उत्तरी मैसेडोनिया है, इन दोनों के अंदर ही हमने ये कहा कि जितनी सीटें पहले थी उससे अब डबल कर रहे हैं। मान लो पहले 100 सीटें थी, 100 लोगों को हम अगर प्रशिक्षण दे रहे थे तो हम 200 को दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सीटों को डबल कर दिया है। सेम यही है, उत्तरी मैसेडोनिया में भी हमने क्या किया है, स्लॉट को आईटीसी की जो स्लॉट है उसमें एआई शामिल करते हुए स्लॉट को जस्ट डबल कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो जो है ये शहर अपने भारत से बहुत गहरा रिश्ता रखता है। गहरा रिश्ता इसलिए रखता है क्योंकि अगर आपने मदर टेरेसा का नाम सुना है, जाहिर सी बात है सभी ने सुना होगा, उनका जो जन्म हुआ था वो इसी शहर के अंदर हुआ है। ठीक है, इस शहर के अंदर अब ध्यान रखना, महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति की स्थापना की गई है, दिख रही है यहाँ पर। ये महात्मा गांधी जी की मूर्ति जो है वो यहाँ पर उत्तरी मैसेडोनिया में स्थापित की गई। ठीक है, और वहां की असेंबली में इन्होंने संबोधन किया है। मोदी जी ने कौन सी असेंबली को संबोधन किया था बताओ देखें। पिछली बार मैंने जो है वो क्वेश्चन पूछा था क्लास के अंदर, निर्वाचन आयोग से संबंधित। एक, केवल एक बच्चा है, लगभग 4000 लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा, राजस्थान वाले को और भी देखेंगे। एक बच्चा है जिसने रिप्लाई दिया है। आज की क्लास का ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, मोदी जी ने कौन से देश की संसद को संबोधित किया है, बताओ मेरे को। रिप्लाई आना चाहिए कमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। स्कॉर्पियो शहर है, वहां पर महात्मा गांधी जी की आपकी जो मूर्ति है उसकी स्थापना की गई है। असेंबली में राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संबोधन किया गया है। और ITEC जो हमारी पहल है, इसके तहत हमने संख्या दोगुनी और एआई को शामिल करने का प्रयास किसके साथ में किया है, उत्तरी मैसेडोनिया के साथ में किया। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है तीनों ही। बात करें अगर हम मालदोवा की, तो ये तो जो है वो ईस्टर्न यूरोप में आ जाती है। अगर उत्तरी मैसेडोनिया की बात करें तो ये जो है वो साउथर्न एरिया के अंदर आ जाती है। और अब तीसरी जो हमारी कंट्री है, तीसरी जो हमारी कंट्री है वो है रोमानिया। रोमानिया के अंदर देखो, एक बात बताऊं, निकुसेर डेन जो है वो यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ की एक जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट, यहाँ इनको जो है मतलब राष्ट्रपति महोदय को इकोनॉमी के लिए डिलीट की उपाधि दी गई है। ये उपाधि आप देख सकते हैं। ठीक है, देख ली बात। इंडोनेशिया का जो पुरस्कार है वो मोदी जी को दिया गया है और डिलीट की जो उपाधि है वो राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। इसके अलावा 2028 में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई यहाँ पर हमारे हो रहे हैं 80 वर्ष। और इस अवसर पर हम क्या कर रहे हैं, भारत रोमानिया इनोवेशन ईयर के रूप में या नवाचार वर्ष के रूप में यहाँ पर मना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस की यात्रा की है। इस फ्रांस की यात्रा को आपको अगर इग्नोर करना है तो कर सकते हो, कुछ भी कोई खास नहीं हुआ। केवल एक चीज का ध्यान रख लेना कि एक जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, भारत फ्रांस आर्थिक एवं वित्तीय संवाद। इसके तहत इन्होंने पार्टिसिपेशन किए हैं। उधर से तो वित्त मंत्री हैं आपके जो फ्रांस के, रोला लेंस के, और इनके द्वारा, और अपनी तरफ से निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। इनके अलावा क्या क्या किया, 4 दिन की यात्रा थी। 4 दिन की यात्राओं में इन्होंने एक तो यूरोप के अंदर वार्षिक मंच हुआ था उसका, उसमें स्पीकर के तौर पर पार्टिसिपेशन किया है। एक जो है वो आपको ध्यान रखना है, रिएक्टर है, परमाणु रिएक्टर है। जिस प्रकार अपना राउत बाटावाड़ा है, उसी प्रकार से एक परमाणु रिएक्टर है, उसके अंदर इन्होंने विजिट कर ली जाके। और एक साइबर सुरक्षा केंद्र की यहाँ पर क्या की है, विजिट की है। ठीक है, तो 4 दिन में ये कुछ किया है इन्होंने। तो इसको अगर आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर देना, केवल ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2026 की रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा की गई है, तो यूनाइटेड नेशन SDN का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कुल मिलाकर 169 देशों को इसमें शामिल किया गया है। शीर्ष देश की बात करें तो फिनलैंड हमेशा से रहा है, और निम्नतम की बात करें तो दक्षिणी सूडान, ये इसके अंदर है। भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत जो है वो पिछले वर्ष मतलब 2025 के अंदर 99वें स्थान पे था।
इस वर्ष 5 स्थानों के सुधार के साथ में कौन सा स्थान रहा है? 94वां स्थान रहा है। 94th जो है वो यहाँ पर स्थान रहा है। ये इंपॉर्टेंट। क्या सर ये हमें पूरी लिस्ट याद रखनी है? नहीं रखोगे तो भी चलेगा। पर एक बात ध्यान रखो, अगर आरपीएससी ने ऐसा पूछा, अगर आप में से कोई एसआई की तैयारी कर रहा है और उसने अगर एसडीआई वाला क्वेश्चन देखा है, एसडीआई वाला क्वेश्चन देखा है, आरपीएससी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीएससी एसआई के अंदर, एसआई का भी कौन सा, अप्रैल महीने में जो आयोजन हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 3 स्टेटमेंट दिए थे। अब वो क्वेश्चन तो खैर मैं ऐड ऑन नहीं कर पाया यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना 3 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से इस तरीके की स्टेटमेंट पूछे हैं कि भारत की रैंकिंग, फिर इसका स्कोर पूछा जा सकता है, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी इस रैंकिंग के अंदर कौन सा स्थान है और किस प्रकार से है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन लेना है, अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है भाई, 2 गुणा में आ गए, फिजिकल कॉल हो गया, इंटरव्यू कॉल हो गया, उसके लिए तो संघर्ष करो मत। उससे अच्छा तो है नहीं हो वो ठीक है, क्लियर ही नहीं हो रिटर्न ही, 40% ही नहीं बने। अगर सिलेक्शन लेना है तो फिर वो अंतिम लेना है। अंतिम का मतलब अंतिम स्टेज तक पहुँच के और फिर फाइनल जॉइनिंग लेनी। आपको ये ध्यान रखना है कि रैंकिंग अगर आपको ध्यान में रखनी है तो कौन-कौन सी ध्यान में रखोगे? ये 3 क्रम ध्यान रख लो। फ़िनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, एफएसडी ध्यान रख लो है। एफएसडी, ठीक है? 3 ध्यान रखें, उसके बाद में आपको भारत का रखना है। 4 रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है। ठीक है? सर ये बाकी के पड़ोसी देश सभी की रखनी है कि नहीं रखनी? आप केवल इतना ध्यान रखो कौन से देश ऊपर हैं, कौन से नीचे। जैसे अगर हम बात करें, चीन आपसे ऊपर है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका। चीन, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। इसमें से अगर श्रीलंका को अगर अपन छोड़ दें, तो और बाकी जो है वो भारत के ऊपर की साइड में। अगर आप मैप देखोगे ना, जैसे ये भाई प्रॉपर मेरे को नहीं आता भारत का नक्शा, पर आप देखो इस प्रकार से बन के और फिर यूँ है ना? इस प्रकार से है। तो आपको ध्यान रखना है जो अपने से रैंकिंग में ऊपर है और वो आपको ध्यान रखना है भारत में नक्शे से भी ऊपर है। श्रीलंका को अपवाद के रूप में लेना है यहाँ पर। तो आप देखो जो चीन है वो आपका ऊपर हो ही गया, ठीक है? भूटान आपका हो गया, नेपाल आपका हो गया। 3 आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा श्रीलंका आपको वैसे याद रखना है। तो 4 देश ऐसे हैं पड़ोसी जो एसडीजी की रैंकिंग में भारत से ऊपर है। अगर स्टेटमेंट में आ गया कि पाकिस्तान जो है इससे ऊपर है या नीचे है, तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि भैया पाकिस्तान को सबको छोड़ दो आप। चीन ऊपर है, नेपाल ऊपर है, भूटान ऊपर है। लास्ट का कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका को भी ऊपर मान लो। रैंकिंग की बात करें तो भारत की रैंकिंग 94th है, ये तो याद रखनी है। इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। तो पहले आपको ध्यान रखना है अगर हम बात करें 2025 में, तो 2025 में कौन सी थी? 99 थी। ठीक है, अब कौन सी है? तो 94th है। स्कोर की बात करें तो 68.33 के साथ में है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 94 को उल्टा करो, क्योंकि अपने जो है वो भारत और चीन के साथ में उल्टा संबंध है, अनुकूल तो नहीं है, प्रतिकूल है ना। तो 94th का डबल उल्टा कौन सा हो गया? 49, और ये चीन का है। ठीक है, उसके बाद में 73 भूटान है, 90 और 92 मतलब 49, 49 के बाद में 73, 90 और 94, 92। ठीक है, और 92 के बाद में 94। ये वाला पोर्शन हमें ध्यान रखना है क्या? केवल इनको ये ध्यान रख लो कि बाकी की जितने भी पड़ोसी देश हैं वो भारत से नीचे है। ठीक है, अगर इसमें कितना भी गंदा क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछ सकता है। रैंकिंग के मामले में मैं बता रहा हूँ। बाकी तो जो कंक्लूजन है वो आपको ध्यान में रखने हैं। कंक्लूजन क्या है कि भैया वैश्विक स्तर पर जो है वो 17 एसडीजी यहाँ पर आप सभी को पता है कि 17 गोल हमने डिसाइड किए थे, 2030 तक हमें पूरे करने थे। परंतु वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि भाई बहुत ही बुरी हालत हो रही है इसकी। क्यों हो रही है? क्योंकि वैश्विक स्तर की बात करें तो एसडीजी 2, एक इनकी रैंकिंग ध्यान रख लेना। आरपीएससी की सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था रैंकिंग के बारे में, कौन सा नंबर का कौन सा गोल है। ठीक है, इसकी ट्रिक भी है, अगर आप कहोगे तो फिर वो मैं ट्रिक बता दूंगा अगले चैप्टर में किसी में, जहाँ एसडीजी की बात होगी। ठीक है, एसडीजी को लेकर मैंने प्रॉपर पूरा का पूरा जो डाटा है वो आपको इकोनॉमिक्स वाली पीडीएफ में उपलब्ध करवाई दिया है, तो वो वहां से भी देख लेना, इन चीजों को और भी अपडेट कर लेना वहां पर। तो आपको ध्यान रखना है भूखमारी को लेकर, एसडीजी 11 जो टिकाऊ शहर को लेकर बात कर रहा है, एसडीजी 14 जो जल जीव के संरक्षण को बात कर रहा है, एसडीजी 15 जो स्थलीय जल की बात कर रहा है, स्तरीय जीवन की बात कर रहा है, लाइफ अपॉन वाटर की बात कर रहा है। मतलब 14 और 15 ध्यान रखना, लाइफ के बारे में बात करते हैं, जीवन के बारे में बात करते हैं, परंतु 14 जो है वो बात करता है, 14 नंबर का जो गोल है वो बात करता है समुद्री लेवल से नीचे की बात, समुद्र से नीचे के जीवन की बात। जबकि 15 नंबर का हमारा जो गोल है वो बात करता है समुद्र से ऊपर की बात।
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। एसडीजी 16 जो शांति, न्याय और सशक्त संस्थान के बारे में बात करता है, ये सभी एसडीजी जो है वो भयंकर तरीके से पिछड़े हुए हैं। कौन कौन सा है? 2 नंबर है, 2 के बाद में 11 है, 14 है, 15 है और 16 है। तो 14, 15, 16 तो लाइन से हो गए, 11 नंबर हो गया और फिर 2 नंबर का हो गया। ये पिछड़े हुए रूप में है। इसके अलावा पूर्वी और दक्षिणी एशिया के अंदर 2015 के बाद में बहुत शानदार प्रदर्शन अब की बार की है। और क्या कहा कि बहुपक्षवाद के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, इसके मामले में अमेरिका की स्थिति सबसे बुरी है। मतलब यहाँ पर अमेरिका ये कह रहा है कि मैं ही हूँ और एक सेंटर रहूंगा पूरी दुनिया का। जबकि यहाँ पर क्या बात की गई है? बहुपक्षवाद की बात की गई है। और इसमें शीर्ष स्थान किसका है? बारबाडोस का है। वेस्ट इंडीज बारबाडोस का है। वेस्ट इंडीज वाला जो एरिया है वहां पर। एसडीजी की बात करें तो यहाँ पर 2015 में इसको अपनाया गया था। 17 प्रमुख लक्ष्य रखे थे, 169 जो है वो आपके उपलक्ष्य रखे थे और 2030 तक इनको पूरा करना था। पहले नंबर की बात करें तो पावर्टी की हो गया, दूसरा जो हंगर है, इस प्रकार से इनको प्रॉपर ध्यान रखना है। अभी जो है वो सीएपीएफ के अंदर क्लाइमेट को लेकर, मतलब जलवायु को लेकर जो एसडीजी 13 है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। भारत इजराइल के बीच में बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट अलायंस के लिए समझौता हुआ है और ऐसा भारत के साथ में करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? इजराइल बना है। ठीक है। 1996 में हमारा पहले भी इस प्रकार का समझौता हुआ था, उसको अब क्या किया गया है? रिन्यू किया गया है। ठीक है। प्रमुख प्रावधान क्या है कि भाई वही है कि एफडीआई वगैरह को हम, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देंगे, संरक्षण देंगे। इसके अलावा ये बायलैटरल में एक कंडीशन जोड़ी गई है कि भाई आप क्या करोगे? जैसे आपका जो इजराइल है, इजराइल ने यहाँ पर भारत में इन्वेस्टमेंट किया है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर कल को कोई भी बात होती है, कोई भी विवाद होता है, तो सबसे पहले जो स्थानीय कानून है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने से पहले स्थानीय जो कानून है, उनकी सहायता ली जाएगी। जो अपना नियम बनाए डाही, बाकी सहायता ली जाएगी। अहियाँ को नहीं है कि जाके अमेरिका कन चल गया या और कठिन जाके रहे ख्याल आगा कि मार तो और नुकसान करवा दिए, और ये टाइप की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ से पहले आपको निवेशक को मेजबान देश की स्थानीय कानून की व्यवस्था का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ठीक है। तो ये चीजें। नेक्स्ट आपका है अंकटाड। बेसिकली जो है ये ट्रेड को लेकर काम करता है। तो इसके द्वारा 9वां सत्र आयोजित किया गया है। कहां पर? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। थीम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण और कानून नीति। ठीक है। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि भैया उपभोक्ता से संबंधित बात आ रही है, तो ई जागृति जो पोर्टल है, इसको यहाँ पर क्या किया गया है? इसके लिए चर्चा की गई है। ई जागृति का आपको ध्यान हो तो जो 29वें गवर्नेंस पुरस्कार है, जो जयपुर में आयोजित हुए 1 और 2 जुलाई को, उसमें आपको ध्यान रखना है, इसको रजत पुरस्कार मिला था। ध्यान आ रहा है क्या? मैंने आपको बताया भी था कि उपभोक्ता शिकायतें एवं निवारण से संबंधित ये प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट आपका एक रिपोर्ट है सोफी। सोफी कौन सी है? तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। बेसिकली ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, यूनिसेफ, कई संस्थाओं के साथ में मिलकर जो है वो जारी किया जाता है। थीम की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द हाई कॉस्ट ऑफ हेल्दी डाइट। तो जो पोषण से संबंधित जो मूलभूत हमारी डाइट है, और वो डाइट जो है वो बहुत भयंकर महंगी हो रही है, इसको लेकर यहाँ पर बात की गई। तो 2025 के अंदर 7.8% हिस्सेदारी यहाँ पर जो है वो रही है वैश्विक भूखमरी के अंदर। प्रत्येक तीसरा व्यक्ति क्या कर रहा है? संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब ये चीजें तो खैर आप देख लोगे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि भारत में कुपोषित आबादी जो है वो 2004 से लेकर 6 के बीच में कितनी थी? 24.39 थी। अब वो कितनी रह गई है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई 2004-06 के अंदर कितनी थी? 24.39% थी, जो कि अब कितनी हो गई है? 14.25 हो गई है। तो लगभग 9.8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बना था जो कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर रहा था। इसी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब फ्रांस जो है वो दुनिया का, जो आपको इग्नोर करना है क्योंकि दुनिया का पहला ऑस्ट्रेलिया बन गया। यूरोपीय कंट्रियों का, जो यूरोपियन कंट्री है, उनमें पहला देश कौन सा बना है सोशल मीडिया बैन करने वाला बच्चों के लिए, 15 वर्ष से कम आयु के लिए? तो वो है फ्रांस। 2 चरणों में बेसिकली इसको लागू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि WTO के द्वारा एक सब्सिडी समझौता है जिसका नाम है मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता। इसमें भारत ने क्या किया है? जुलाई महीने में साइन कर दिए हैं, और ऐसा करने वाला 123वां देश है। 2025 में इसको लागू किया गया था। बेसिकली ये प्रयास तो कई दिनों से चल रहे थे, पर 2025 में इसको लागू किया गया, और अब जो है वो 123वें सदस्य के रूप में यहाँ पर इस चीज पर एग्रीमेंट यहाँ पर कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि यूरोप में
आग लगी है, जिसमें फ्रांस और स्पेन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद में जो नाटो जो आपका है उसका मतलब आकार निकल के आया है, विचार निकल के आया है और उसका जो अभी सत्र है वो कहाँ पर आयोजित हो रहा है? अंकारा तुर्की के अंदर हो रहा है। नाटो के महासचिव की बात करें तो मार्क रूटे जो हैं वो इसके महासचिव के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। ठीक है? अब हम बात करते हैं एस जयशंकर जी। तो इन्होंने एक तो फिलीपींस में दौरा किया है। फिलीपींस में क्यों किया? क्योंकि 33वां आसियान शिखर क्षेत्रीय जो मंच संचालन मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसका आयोजन मनीला फिलीपींस में किया जा रहा है। एस जयशंकर जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की पहली बैठक में इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब हम जो है वो 5-1 मिनट के अंदर हम आपका पूरा जो पोर्शन है उसको मोटा मोटी जो जो चीजें आपके आने वाली हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कर लें? चलें आगे? केवल मेरे को लग रहा है 5 से 7 मिनट लगेंगे इसके अंदर, तो ये तो एक आप करेक्शन कर ही लेना। अंतर्राष्ट्रीय में आपको ध्यान रखना है, जापान की प्रधानमंत्री हैं सनाई ताकीजे। इन्होंने भारत की पहली पहली यात्रा की है। 16वां अपना जो शिखर सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेशन किया है। 17वां जापान में होगा, 16वां आपका दिल्ली में हुआ है। इसके अलावा 3 जो आपकी अलायंस है जिसमें से जापान की कौन सी है? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ये लगभग लगभग सेम है अपनी इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव के और सागर महासागर वाली जो सोच है, मतलब जो हिंद महासागर प्रशांत महासागर है उनको और अधिक बेहतर किया जाए, शांत तरीके से काम कर लिया जाए, वो सारी चीजें यहाँ पर बात की है। एआई से संबंधित हमने सहयोग किया है जिसका नाम है जय। ठीक है, और ये जो जापान के द्वारा मेट्रो लाइन शिक्षा से संबंधित और पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। इंडो जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइजन के नाम से हमने इस साल 2026 को घोषित किया है। इसी प्रकार हमने फ्रांस के साथ में इनोवेशन ईयर के रूप में 2026 को घोषणा की है। इसी प्रकार से 2026 में यूएन के द्वारा 3, एक तो महिला कृषकों के रूप में, एक पशुपालन और जो ये चारागाह हैं उनके लिए, और एक एसडीजी के स्वयं सेवक हैं उनके लिए ईयर घोषित किए 2026 को। 27 की बात करें तो हमने इटली के साथ में ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म घोषित किया है। 27 को यूएन ने क्या किया है? ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलेंस टूरिज्म, रिसाइलेंट टूरिज्म। ठीक है, 2028 को हमने भारत के साथ में रोमानिया नवाचार घोषित किया है। इसके साथ में इंडोनेशिया के साथ में भी हमने घोषित किया था टैगोर की यात्रा के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सीबीजी मतलब बायोगैस विकास पहल के रूप में हमने जापान के साथ में लगभग 1000 उर्वरक संयंत्र स्थापना के लिए बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, इसके साथ में हमने फिनटेक, रेजटेक और एआई से संबंधित इंडिया एआई मिशन, जापान की एमईटीआई जो संस्था है उनके साथ में एमओयू किया है। टी कैंप और रिकेन जो है ये दोनों आपस में सहयोग कर रही हैं रिसर्च को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर। और इसके अलावा खरखोदा सोनीपत के अंदर हरियाणा के अंदर 800 एकड़ में हमने मारुति सुजुकी का प्लांट स्थापित किया है जिसमें लगभग लगभग जो है वो 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किसके माध्यम से किया जाएगा? जापान के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के तहत यहाँ पर जो है वो एमओयू किए गए हैं। 2026 के अंत तक जापान में 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक होगी। 17वें का आयोजन मैंने आपको बता दिया जापान में होगा। फिर मोदी जी की यात्रा स्टार्ट होती है इंडोनेशिया में। दूसरी यात्रा थी प्रोवोबो सुबियंतो जो है वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, राजधानी जो है वो जकार्ता है। फिर बात करें इनको जो पुरस्कार है वो 35वां पुरस्कार दिया गया है बितांग आदिपुर। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा यही है। इसके अलावा यहाँ पर संसद में संबोधन किया है और संसद में संबोधन करने वाले कौन सी? इंडोनेशिया की संसद में संबोधन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इन सभी सेक्टर को मिलाकर 14 हमने समझौते किए हैं। ठीक है, ये मैंने बता दिया। 34वां कौन सा है? सेशेल्स का है और 35वां कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया का है। ठीक है, आईआईएम बेंगलोर जो है वो सिंगासारी सेज स्पेशल इकोनॉमी जोन इंडोनेशिया के अंदर अपना ऑफिस खोल रही है। परमानंद मंदिर जो है वो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर है और दोनों देश मिलकर क्या कर रहे हैं? इसका जीर्णोद्धार करने का काम कर रहे हैं। ओएनडीसी की तर्ज पर आईओएन इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क की हम स्थापना यहाँ पर करने वाले हैं। 1927 में मैंने ये बताया था कि यात्रा हो रही थी तो टैगोर देवंतारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति वर्ष के रूप में यहाँ पर घोषित करेंगे। भारत की कंपनी सेल और जापान की कंपनी पीटी स्टील जो है इनके मध्य एमओयू हुआ है स्टील औद्योगिकरण को लेकर। तीसरा ऑस्ट्रेलिया यात्रा, मतलब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा तीसरी ऑस्ट्रेलिया यात्रा है, इसकी यहाँ पर जो है वो आपको ध्यान रखना है। राजधानी कैनबरा है। एंथनी अल्बनीज जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर स्वागत कर रहे थे। मेलबोर्न के अंदर इसका आयोजन हुआ था तीसरा भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का। सीईओ फोरम जो है उसकी भी आयोजन यहाँ पर किया गया था और दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से इसमें पार्टिसिपेशन किया है।
ठीक है। निफ्ट जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, 500 मिलियन ऑस्ट्रेलिया डॉलर निवेश के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भाई हम कर देंगे, ठीक है। और मार्वल स्टेडियम में भारतीय समुदाय को संबोधन किया है। ये सभी सेक्टर मिलाकर 18 समझौते हुए हैं। 14 समझौते इंडोनेशिया के साथ में हुए हैं, 18 समझौते यहाँ पर हुए हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्टर की बात करें तो 2009 के अंदर हमने जो अनाउंसमेंट किया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने, उसको अब रिन्यूएशन यहाँ पर किया है। 2028-29 में हम ऑस्ट्रेलिया की जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हमारा एक इंस्ट्रक्टर क्या करेंगे, अपॉइंटमेंट कर देंगे। आ गई बात समझ में। नागरिक परमाणु सहयोग को लेकर बात करें तो बांसवाड़ा वाला जो यूरेनियम का समझौता था वो वापस से आपको ध्यान रखना है। और भुवनेश्वर में हम खनन उपकरण प्रौद्योगिकी सेवाओं से संबंधित एक्सीलेंस सेंटर की यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं। ये आपको ध्यान में रखना है भुवनेश्वर वाला। शिक्षा सहयोग की बात करें तो 2 यूनिवर्सिटी हैं, फ्लिंडर यूनिवर्सिटी और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। फ्लिंडर जो है वो बेंगलोर के अंदर आएगी और विक्टोरिया जो है वो गुरुग्राम के अंदर आने वाली है, ठीक है। सांस्कृतिक की बात करें तो 3 चीज़ें हैं। नंदी की 11वीं-12वीं शताब्दी की है, भद्रकाली सहित त्रिशूल की 11वीं है और षडानंद या स्कंद कार्तिकेय की जो है वो 12वीं शताब्दी की। कौन-कौन से साम्राज्य से संबंधित हैं? चोल और विजयनगर नायक काल की अमूल्य मूर्तियाँ ये तमिलनाडु से हैं, ठीक है। खेल सहयोग की बात करें तो 2-3 चीज़ें ज़्यादा हैं। इसमें क्या-क्या है? तो मेलबर्न में इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट कोलैबोरेशन रोड मैप जारी किया गया। मुंबई के अंदर ऑस्ट्रेलिया वित्त पोषित हम क्या करेंगे, खेल से संबंधित शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर करने वाले हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल खेल 2030 और ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे और जो आपके राष्ट्रमंडल खेल हैं वो अहमदाबाद में होंगे। इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करने वाले हैं। भारत की तरफ से हम कह रहे हैं कि भाई योगासन से संबंधित, योगा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे। इसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम कबड्डी बताएँगे आपको, खो-खो बताएँगे। उन्होंने कहा कि हम क्या कर देंगे, हम आपको क्या करेंगे, फुटबॉल के बारे में बता देंगे, बास्केटबॉल के बारे में बता देंगे। और हमारी जो लीग है, बिग बैश लीग है, इसके मैच का आयोजन हम दिसंबर 2026 में कहाँ पर करेंगे, चेन्नई के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोच से संबंधित हम संयुक्त रूप से काम करने ही वाले हैं। न्यूजीलैंड की बात कर ले तो न्यूजीलैंड जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन है, ठीक है। समझौतों की बात करें तो यहाँ पर समझौते वगैरह हो ही गए थे। हाका नृत्य माओरी रीति रिवाज से यहाँ पर क्या किया गया है, स्वागत किया गया है। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया के साथ में 14 समझौते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ में 18 थे। तो इस देश के साथ में मतलब न्यूजीलैंड के साथ में हमने 10 एग्रीमेंट अलग अलग सेक्टर में किए हैं। आगे बात समझ में। ये आपको मैंने बता ही दिया, 35,000 करोड़ रुपए। और अगर न्यूजीलैंड की करेंसी में बात करें तो 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और क्या कहा, तो और कहा कि हमने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के अंदर जो शामिल हुआ है न्यूजीलैंड, उसके लिए हमने तारीफ कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण पूरी स्लाइड में क्या है कि कीवी जो है, कीवी फल के लिए उत्कृष्टता के अंदर नागालैंड और उत्तराखंड में हम एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ संस्थाएं थी जो कि समुद्र से संबंधित जो एग्रीमेंट है उनके बारे में यहाँ पर बात करती हैं। इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। सीईटीए हमने अप्लाई किया है भाई, पिछले साल हमने साइन किए थे, इस साल हमने अप्लाई कर दिया। हाँ, ये आपको मैंने बता ही दिया कि सामाजिक सुरक्षा समझौते के तहत 23% का जो योगदान हम देते थे, दोनों तरफ से नियोक्ता भी देता था और भारत का अगर कोई वहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहा है वो भी देता था, उसको अब कम कर दिया है। तो 75,000 लोगों को यहाँ पर बेनिफिट मिला है। फिर राष्ट्रपति महोदय की है, तो राष्ट्रपति महोदय ने सबसे पहले मालदोवा में 20 जुलाई को स्टार्ट किया। माया सेडू वहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत मालदीव बिजनेस फोरम का यहाँ पर चिशिनाउ शहर के अंदर आयोजन किया गया है। आईटीसी की संख्या डबल कर दी है और ये संख्या हमने किसके लिए, उत्तरी मैसेडोनिया के लिए भी की है। यहाँ की अगर राष्ट्रपति की बात करें तो दावकोवा, ये ध्यान रख लेना, गोर्डाना दावकोवा, ठीक है। स्कोपिया शहर के अंदर महात्मा गांधी की मूर्ति लगी है। उत्तरी मैसेडोनिया में असेंबली में, संसद में संबोधन किया है। आईटीसी जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर संख्या जो है वो डबल कर दी है, एआई को शामिल कर दिया है। रोमानिया की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर डिलीट की उपाधि दी गई है इकोनॉमी के क्षेत्र में। और भारत रोमानिया नवाचार वर्ष 80 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 2028 को घोषित किया गया। आ गई बात समझ में। निर्मला सीतारमण जी ने फ्रांस में की है, दो चार चीजें इन्होंने की हैं। दो तो विजिटिंग की है, कौन कौन सी की है, एक तो जो है वो थर्मोन्यूक्लियर पावर रिएक्टर सेंटर है कदारसे के अंदर, उसमें विजिट किया है। और फ्रांस के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र में साइबर दौरा किया है। वित्तीय संवाद यहाँ पर दोनों देशों के मध्य हुआ, तो उसमें निर्मला सीतारमण और फ्रांस के मंत्री हैं रोला लेस्क्योर, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है। सतत विकास लक्ष्य UNSDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा 169 देशों को शामिल करके ये रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना प्रथम स्थान फिनलैंड का रहा है, लास्ट स्थान दक्षिणी सूडान का रहा है। भारत की बात करें तो 94वां स्थान रहा है। चीन की बात करें तो 49 स्थान रहा है।
भूटान, नेपाल की बात करें तो 73 और 90 रहा है। 92वां स्थान जो है वो श्रीलंका का रहा है। बाकी की जो पड़ोसी देश हैं वो सारे के सारे नीचे हैं। भारत का स्कोर जो है वो 68.33 रहा है। ठीक है। प्रमुख बिंदु क्या है? 17 एसडीजी लक्ष्य हैं, जिसमें से 2, 11 और फिर जो है वो 14, 15, 16 ये जो है वो पिछड़े वर्ग हैं। 2015 के बाद में अब इस साल जो है वो पूर्वी दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उनकी सबसे शानदार प्रगति देखने को मिली है। और संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद जो है उसमें बारबाडोस ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि अमेरिका ने लास्ट स्थान प्राप्त किया है। ठीक है। एसडीजी की बात करें तो 169 उपलक्ष्य, 17 प्रमुख लक्ष्य यहाँ पर अपनाए गए हैं। 2015 में हमने अपनाए थे और 2030 के अंदर हमने ये कहा था कि इसको पूर्ण कर लेंगे। ठीक है। भारत इजराइल निवेश समझौता है, इसको हमने 1996 की जो हमारी जो संधि थी उसको रिन्यूअल करने का प्रयास हमने किया है। अंकटाड का जो 9वां सत्र है वो आपका जिनेवा के अंदर किया गया था। ई जागृति जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था उसकी यहाँ पर बात की गई है। थीम की बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति। ठीक है। सोफी रिपोर्ट है। सोफी रिपोर्ट जो है वो कई संस्थाओं जैसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूएचओ है, यूनिसेफ है, इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो थीम है उसमें ये कहा गया है कि जो पोषण से संबंधित जो हमारा खाना है, मतलब आप ये मानिए कि जो कौन सा है, हाँ, हेल्दी डाइट जो है वो महंगी हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर चिंता व्यक्त की गई है थीम के माध्यम से। इसमें कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण है, अगर स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो प्रत्येक तीसरा व्यक्ति जो है वो संतुलित भोजन खरीदने के लिए लायक ही नहीं है, उसके पास रुपए ही नहीं है इतने। ठीक है। भारत की बात करें तो भारत 2004 के अंदर 24.39 करोड़ लोग जो है वो भूखमरी या कुपोषित आबादी वाले थे। अब जो है वो संख्या घट के 23 से 25 में 14.25 करोड़ हो गई है। ठीक है। फ्रांस 15 साल से छोटे बच्चे हैं उनको सोशल मीडिया से बाहर करने का प्रयास कर रहा है 2 चरण के अंदर। और ऐसा विश्व भर में अगर हम बात करें तो प्रथम देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। और डब्ल्यूटीओ के द्वारा जो एग्रीमेंट हो रहा है, कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है? मत्स्य पालन सब्सिडी समझौता, इसके तहत भारत शामिल हो गया है और भारत जो है वो 123वां देश बना है। यूरोप में आग लगी और फ्रांस और स्पेन के अंदर क्या हुआ है, वास्ते निकल रहा था अभी। फ्रांस और स्पेन जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। नाटो शिखर सम्मेलन की बात करें तो अंकारा तुर्की में थे। महासचिव की बात करें तो मार्क रुटे जो है इसके महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच का मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजन फिलीपींस के अंदर किया गया था। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया गया है। और इसके अलावा बेल्जियम और भारत से संबंधित रणनीतिक संवाद की जो पहली बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और लास्ट में अगर आपको करंट अफेयर से संबंधित कोई भी चीज़ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, क्लासेस चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, रिवीजन के लिए चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन है। इस वीडियो के नीचे जो प्रथम कमेंट होगा वो पिन कर दिया जाएगा, उसमें लिंक होगा, डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। और वीडियो क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, वहाँ पर भी एप्लीकेशन में भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।